चलो। लास्ट टाइम हमने वीएससीपीआर को एक नई तरीके से देखा था, बॉन्ड एंगल की कंपैरिजन के तौर पर। बॉन्ड एंगल कैसे वेरी करता है, कौन से तरीके जो फैक्टर है वो बॉन्ड एंगल के ऊपर इफेक्ट शो करते हैं, उसके बारे में हमने सब बात की हुई थे। एग्जाम्पल्स भी हमने कई सारे देखे हुए थे, बराबर है। पहला हमने देखा था ये फ्री रेडिकल्स का हाइब्रिडाइजेशन। इसमें सिग्मा प्लस ऑड इलेक्ट्रॉन, कब ये ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है कब नहीं, वो हमने देख लिया हुआ था। उसके बाद हमने देखा था वीएसीपीआर के वीएसीपीआर और बॉन्ड एंगल। तो उसमें पहला था इफेक्ट ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर जब बढ़ जाती है तो बॉन्ड एंगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सभी एटम के अंदर हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, पर लोन पेयर चेंज होने की वजह से उसकी ज्योमेट्री भी बदल रही है। लोन पेयर को तो हम ज्योमेट्री अंदर काउंट नहीं करते हैं। यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट, 107 और 104.5 डिग्री, तो पहला था इफेक्ट ऑफ लोन पेयर। उसके बाद में हमने ये भी कहा था कि जब भी कभी लोन पेयर नहीं होती है तो हाइब्रिडाइजेशन सेम रहता है, एंगल चेंज नहीं होता, बराबर है। इन एब्सेंस ऑफ लोन पेयर बॉन्ड एंगल इज सेम, बॉन्ड एंगल रिमेन्स एज इट इज। तो ये सभी के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही पाया गया और टेट्राहेड्रल ही है। ये बोरॉन फैमिली है तो उसके अंदर ये BH3 BF3 BCl3 सभी के अंदर देखो sp2 लॉन पेयर जीरो, दे हैव सेम ज्योमेट्री। तो ये भी हमने देखा हुआ था। उसके बाद में इफेक्ट ऑफ डबल बॉन्ड क्या बना सकते हैं ऑर्डर। डबल बॉन्ड मैक्सिमम रिपल्जन, देन डबल सिंगल, और लास्ट में सिंगल बॉन्ड। ये फॉर्मल्डिहाइड है। यहाँ पर भी हमने देखा था ये डबल और सिंगल के बीच में रिपल्जन ज्यादा है तो एक्स ज्यादा है, वाई कम होगा। उसके बाद में भी हमने कई सारे एग्जाम्पल बनाए हुए थे, ये सभी एग्जाम्पल हमने किए हुए थे। एक और भी हमने लिखा हुआ था, डबल बॉन्ड लॉन पेयर डबल बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन। यहाँ जो है ऑड इलेक्ट्रॉन है, कम रिपल्जन शो करेगा 134। यहाँ लॉन पेयर है तो ज्यादा रिपल्जन शो होता है, तो यहाँ पर देखो 115। ये दो इलेक्ट्रॉन है, रिपल्शन ज्यादा करेंगे, लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस। यहाँ पर तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो कम जगह ऑक्यूपाई करता है, तो यहाँ पर कम रिपल्जन है, इसकी वजह से 134 डिग्री हो गया। तो ये भी हमें देखने को मिला। उसके बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इफेक्ट, और साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाने पर ये खींच लेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरह। तो ये जो इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जब भी कभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड द सेंट्रल एटम ड्यू टू रिपल्शन, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। यहाँ देखो 107 डिग्री है पर यहाँ पर 102 डिग्री है। तो सेंट्रल एटम के ऊपर जब भी कभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्सेंट्रेट होती है तब बॉन्ड एंगल बढ़ता है। और ये आप कैसे भी कर सकते हैं, सेंट्रल एटम को ही चेंज कर दीजिए या फिर साइड एटम को चेंज कर दीजिए, दोनों तरीके में एक ही बात है। देखो इसमें यहाँ पर मैंने क्या चेंज किया हुआ है, सेंट्रल एटम, बराबर है। तो ये एग्जांपल भी हमने किए हुए हैं, ये सभी हो गए हैं। हमने ये सब डिटेल में देख लिया है। स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से भी बॉन्ड एंगल बढ़ता है। क्राउडिंग आप कब देखेंगे, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के अंदर। यहाँ पर भी आप देखिए ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, F2O 103 डिग्री, ये 111 ले लीजिए और ये 112। तो इतने पैरामीटर्स के बारे में हमने बात की हुई थी। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है ड्रैगोज रूल। ये ड्रैगोज रूल बेसिकली क्या एक्सप्लेन करता है, नो हाइब्रिडाइजेशन, लिटरली मीनिंग दैट नो हाइब्रिडाइजेशन। ये ड्रैगो का जो रूल है वो हाइब्रिडाइजेशन को अलाउ नहीं करता है। उसके बारे में हमें बात करनी है, कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। तो हम बात करने वाले हैं ड्रैगोस रूल की। तो ड्रैगो जो है, रसेल ड्रैगो, उसने ऐसा देखा कि भाई मेरे पास NH3 है और एक मेरे पास है PH3। वैसे दोनों ही एक ही ग्रुप के मेंबर है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। और ये दोनों बेस है, NH3 के पास लोन पेयर है, इसके अंदर हम
H प्लस को ऐड कर देंगे, लोन पेयर ये डोनेट करेगा, जिससे क्या बनता है, NH4 प्लस। इसे बेस बोल दो, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट एसिड। H प्लस एक्सेप्ट किया है तो ये बेस तो होगा। तो ये ऐसे हमें रिएक्शन देखने को मिलती है। PH3 के अंदर भी हमने ऐसी ही रिएक्शन करवाई, तो PH3 के अंदर से बन गया PH4 प्लस। NH3 में से बन गया NH4 प्लस, PH3 में से बन गया PH4 प्लस। अब देखने की बात यह है कि ये दोनों ही बेस है। आइडियली क्या होना चाहिए, आप देखो कि ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू H प्लस एटम, एंड दैट्स व्हाई वी कंक्लूड दैट नाइट्रोजन इन एमोनिया इज लेस बेसिक एज कंपेयर टू फॉस्फोरस। नाइट्रोजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। तो इसीलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए। और ये जो है वो तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। ये इजीली लोन पेयर को डोनेट कर देना चाहिए। ओके, एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेड तो यह है कि NH3 जो है वो कम बेसिक है और PH3 ज्यादा बेसिक है। बट एक्चुअल जो ऑर्डर हमें मिला वो कुछ और मिला। इन रियलिटी NH3 is more basic than PH3। Why? यहीं से ड्रेगो रूल की शुरुआत हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन दोनों को अच्छी तरीके से कंपेयर करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है कि नाइट्रोजन है वो ज्यादा बेसिक है, पर PH3 वो जो है उसका फॉस्फोरस है वो कम बेसिक है, इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर पाता। तो यहाँ से ही तो ड्रेगो की शुरुआत होती है। हमें इन दोनों को पहले एक कंपेयर करना है, उसके बाद में हम ड्रेगो रूल देखेंगे कौन से वाले मोलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन देखने को नहीं मिलता। तो पहले हम कंपैरिजन करेंगे PH3 और NH3 को। तो ये PH3 और NH3 को कंपेयर करो। देखो, ये है NH3 और ये है PH3। अब देखना, पहले तो एंगल कंपेयर करो, 107 डिग्री, 93 डिग्री। एंगल आप देख लीजिए, इसका एंगल 90 डिग्री के करीब है और इसका एंगल जो है वो 108 के करीब है। 109 डिग्री 28 मिनट के करीब और इसका 90 डिग्री के करीब। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एंगल हमें मिला है उससे हम क्या सोच सकते हैं, नाइट्रोजन 2s और 2p है, ये सभी मिलकर sp3 ऑर्बिटल बना लेंगे। sp3 ऑर्बिटल के अंदर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें मिली, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और NH3 बन जाएगा। एक उसके अंदर लोन पेयर है, देखो यहाँ लोन पेयर, पर ये लोन पेयर किस ऑर्बिटल का हिस्सा है, sp3। So nitrogen undergo hybridization and lone pair is present in sp3 hybrid orbital। અને यहाँ पर ये जो लोन पेयर होने की वजह से बॉन्ड एंगल आइडियल एंगल से थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होकर 107 डिग्री हमें मिलता है। ऑन दी अदर हैंड, फॉस्फोरस वुड नॉट लाइक टू अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 2s और 2p है, ये 2s और 2p के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कम रहता है। अभी आपने देखा, ये देखो 3s और 3p ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से इसके अंदर ये जो है वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा। 3s 3p के अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो नहीं होता है। तो ये 3s 3p एक दूसरे से मिलकर हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाएगी। हाइड्रोजन जो है उसको डायरेक्टली p ऑर्बिटल से अटैच होना पड़ेगा। और ये जो p ऑर्बिटल्स है यहाँ पर, ये जो p ऑर्बिटल्स है वो कौन कौन सी वाली है, एक px है, एक py है, एक pz है। और ये आप याद करें, px py और pz, एक्स एक्सिस के ऊपर लॉब, वाई ऊपर लॉब, जेड के ऊपर लॉब। तो इन तीनों के बीच में एंगल कितना है बताओ, 90 डिग्री। और यहाँ पर भी आप एंगल देखें, 93 डिग्री। तो इससे ये कंफर्म होता है कि यहाँ PH3 के अंदर फॉस्फोरस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन एटम्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ p ऑर्बिटल्स। और इसकी वजह से जो लोन पेयर है वो लोन पेयर 3s के अंदर प्रेजेंट है। देखो, ये जो लोन पेयर है वो 3s के अंदर प्रेजेंट हो गई।
यहाँ पर एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, और जब भी कभी एस कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो द लोन पेयर इज प्रेजेंट इन प्योर एस ऑर्बिटल। कंपेयर द शेप, यहाँ पर देखो ये लोन पेयर है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यहाँ पर लोन पेयर है पर एस ऑर्बिटल में है। और एस ऑर्बिटल के अंदर क्या होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बहुत ज्यादा होने पर ये इजीली लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाता है, और इसीलिए ये कम बेसिक है, लेस बेसिक, और ये मोर बेसिक है। वाटर के अंदर ये डिजोल्व नहीं होता इजीली, और ये डिजोल्व हो जाता है। तो यही तो केस है, यही तो हमें देखना है। अच्छा, ऐसे कितने मोलेक्यूल्स हैं जिसके अंदर ऐसे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा और लॉन पेयर्स आर लाइंग इन प्योर ऑर्बिटल? ऐसे कितने मोलेक्यूल है जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, lone pair remains in pure s orbital, or we can say bond angle is near or about to 90 डिग्री? ऐसे कौन कौन से मोलेक्यूल है जिसके अंदर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री मिलेगा, और वी कैन से नो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा? तो ड्रैगो ने हम ऐसी कुछ कई कंडीशंस हमें बताई है जो फुलफिल होने पर मोलेक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा। ये कौन कौन सी कंडीशन है, आओ देखें। सबसे पहले तो सेंट्रल एटम मस्ट हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर। सभी तरीके के रूल VACPR के और बॉन्ड बॉन्ड एंगल में डेविएशन कब अप्लाई करने हैं, जब एटलीस्ट एक लोन पेयर हो। लोन पेयर की एब्सेंस में ये सब काम नहीं लगता, तो लोन पेयर इज मस्ट। सेकंड, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 4। यहाँ पर सिग्मा और लोन पेयर 4 होना चाहिए, या 4 हो जाना चाहिए, इसके लिए ही ये रूल है, सभी के लिए ये रूल नहीं है। तीसरा, सेंट्रल एटम मस्ट बिलोंग टू थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड। पीरियोडिक टेबल के अंदर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, याद करो, डिफरेंस ज्यादा है, हाइब्रिडाइजेशन अलाउड नहीं है, वो मैंने आपको बताया। साइड एटम, साइड एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और उससे कम होनी चाहिए। दैट मीन्स इट refers that we must have hydrogen, because hydrogen has 2.1 electronegativity. Generally we are dealing with hydrogen. तो इनडायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूँ कि थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के हाइड्राइड्स, व्हाट व्हाट वी आर डीलिंग विथ, और ये हाइड्राइड्स के बारे में ही बात करनी है, क्लोराइड्स ब्रोमाइड्स नहीं। किसको ये रूल अप्लाई होता है, हाइड्राइड्स को। हाइड्राइड के बारे में ही आपको बात करनी है, ये सभी ये इसके रूल है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देखो, मैं एक काम करता हूँ, ग्रुप वाइज है वो लिख देता हूँ, ऐसे मैं शो कर देता हूँ, देखो यहाँ पर ये n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, ये ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17, ऐसे ये सब ग्रुप नंबर है। n इज इक्वल टू 2 है, सभी के अंदर हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, देख लीजिए CH4, यहाँ पर NH3, वन लोन पेयर है तो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, टू लोन पेयर है तो थोड़ा और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। HF, इसमें तो आप नहीं बोल सकते क्योंकि एक ही बॉन्ड है, एक बॉन्ड होने पर बॉन्ड एंगल डिफाइन नहीं किया जाता। बॉन्ड एंगल को डिफाइन करने के लिए एटलीस्ट वी हैव टू बॉन्ड्स। तो इन सभी के अंदर हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, देखो इन सभी के अंदर हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ तो लॉन पेयर ही नहीं है, बराबर, लॉन पेयर इज इक्वल टू 0, और लॉन पेयर नहीं है तो सभी के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगा, देखो सभी के अंदर। और ईच हैव 109 डिग्री एंड 28 मिनट। पर अब यहाँ आ जाइए, ये ग्रुप नंबर 15, एक लॉन पेयर है क्या फॉस्फोरस n इज इक्वल टू 3 का एलिमेंट है, तो वो भी है। अब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सेंट्रल एटम जो है उसके साथ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है, तो ये जो है वो डायरेक्टली पी के साथ ज्वाइंट होगा, और इसलिए देखो बॉन्ड एंगल देखो 93, यहाँ पर 92, 91, 90, देखो सभी के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के करीब है। तो इन सभी के अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, नो हाइब्रिडाइजेशन। आपको सिर्फ ये देखना है, आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा और जब भी कभी आप देखें तो आप इसका एंगल 90 डिग्री मान ही लीजिए। ऑर्डर बनाने के लिए आप आपको ये जब भी मॉलिक्यूल दिखे आपको 90 डिग्री ही मान लेना है। यहाँ पर आ जाइए अभी, ये ग्रुप नंबर 16 कौन सा वाला हुआ, H2O, फिर H2S, दो दो लोन पेयर है,
देखो यहाँ पर 1045 डिग्री सीधा कितना हो गया, 92, 91, 90 डिग्री, 90 डिग्री, देखा। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन अब नहीं होगा। n = 3 4 5 6, यहाँ पर देखो, इसमें तो हम कहते ही नहीं है, और यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन थियोरेटिकली तो नहीं होना चाहिए, HF में होगा, यहाँ पर नहीं होगा। बॉन्ड एंगल तो यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते हैं, पर ये दोनों, ये जो हाइड्राइड्स है, इसके अंदर आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखना है, या फिर इसका जो एंगल है वो 90 के करीब हो जाएगा। यही तो है ड्रेगोस रूल, बराबर। आपको इसे फोकस करना है। तो आपको कैसे क्वेश्चन मिलेगा ये आपको सोचना है। मान लो कि भाई आपको ऐसे क्वेश्चन दिया गया, CH4 दिया हुआ है, फिर एक दिया हुआ है PH3, एक दिया हुआ है NH3, एक दिया हुआ है H2O। असेंडिंग ऑर्डर बनाना है या फिर डिसेंडिंग बनाओ, जो भी बनाना है, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बनाओ, तो फिर आपको ये तुरंत ही स्ट्राइक होना चाहिए कि यहाँ पर PH3 है, और PH3 का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो साहब कम, सबसे कम तो इसका ही होगा, PH3 का। उसके बाद में आप देखो यहाँ पर एक लॉन पेयर है, तो बॉन्ड एंगल थोड़ा जो है वो क्या होगा। और इसमें नो हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे कौन सा वाला, sp3, इसमें कौन सा वाला, sp3, इसमें भी sp3। इन सभी में कम से कम किसका रहेगा, H2O का, क्योंकि इसके ऊपर कितने लोन पेयर हैं, दो। तो यहाँ पर पहले रख दो H2O, उसके बाद थोड़ा ज्यादा किसका होगा, NH3 का, क्योंकि एक ही लोन पेयर। और हाईएस्ट आपको मिलेगा CH4, नो लोन पेयर, नो लोन पेयर। तो ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बन गया, देखो। जब भी कभी आपको ऐसे हाइड्रेट दिखे, आपको इसका ऑर्डर, बॉन्ड एंगल 90 ही एक्सेप्ट कर लेना है। आपको बोला नहीं जाएगा कि इसका कितना लेना है, आपको अब ऐसे सोच लेना है, बराबर है, क्लियर। तो ये हो गया ड्रेगोस रूल। ड्रेगो रूल हमने अच्छी तरीके से देखा। उसके जो चार क्राइटेरिया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस चारों क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना है। ये जो चार क्राइटेरिया है उसे ही आपको टारगेट करना है। और उसकी जो शुरुआत है वो ये है, PH3 और NH3 के अंदर के डिफरेंसेस। आप लोग ये नोट डाउन करें भाई, ये काम की बात है। किसी को इसके अंदर प्रॉब्लम हो तो बताओ। इस रूल के अंदर किसी को प्रॉब्लम है तो बताना। ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के हाइड्राइड के लिए ये काम में आता है। जब भी कभी आप ऐसे ग्रुप 15 ग्रुप 16 के हाइड्राइड देख लीजिए, तब ये रूल जो है वो अप्लाई हो जाता है। और साइड एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 या फिर उससे कम होनी चाहिए। देखो जैसे कि PH3, तो यहाँ पर एंगल कितना था, 93 डिग्री। अब मैंने कर दिया यहाँ पे PF3। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता था, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्यों होगा, फ्लोरीन है, कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, 4। तो यहाँ पर जो एंगल है वो 97 डिग्री मिलता है। और हम ये मानते हैं कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होता है, एंड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंगल कॉन्ट्रैक्ट। और ये बॉन्ड एंगल घट के कितना हो गया, डिक्रीज होके कितना हो गया, 97 डिग्री। तो साइड एटम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। हम्म। सेंट्रल एटम मस्ट हैव लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 4। जो सेंट्रल एटम है वो थर्ड फोर्थ या फिर फिफ्थ सिक्स पीरियड में होना चाहिए, और साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और उससे कम होनी चाहिए। तो ये चार रूल है। कौन कौन से मॉलिक्यूल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते, ग्रुप 15 ग्रुप 16 के हाइड्राइड, और ये सेंट्रल एटम 3 4 5 वाले सब।
तो इसके अंदर आपको एंगल 90 डिग्री एक्सेप्ट ही कर लेने हैं। ज्यादातर तो ये PH3 और H2S ही पूछे जाते हैं। PH3 और H2S ये दोनों ही आते हैं। ये वाले तो देखे नहीं गए कभी एग्जाम में, पर ये दोनों आते हैं। तो आप इन दोनों को टारगेट करें, और मान लीजिए कि इन दोनों के 90 डिग्री एंगल ही रहने वाले हैं, और इससे ज्यादा ये कम बेसिक होगा, इससे ज्यादा ये कम, और ये तो बहुत ही लेस बेसिक हो जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऐसा हो गया ना, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल्स है वो एस कैरेक्टर इंक्रीज कर रही है, देखो बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज हो डिक्रीज हो रहा है। चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नेम है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग, ऑलरेडी एक बॉन्ड तो बना ही हुआ है, दूसरा बॉन्ड बनता है, तो वो दूसरे वाला जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा। ये इसलिए इसे हम कहेंगे पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बैक बॉन्डिंग के अंदर हमको स्टडी करना है पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। बैक बॉन्डिंग होता क्या है, इसके लिए कंडीशंस क्या क्या है। जब भी कभी दो एटम एक दूसरे से सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, और एक एटम के पास लोन पेयर है, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, देखो, तो ये लोन पेयर वाला जो है वो क्या करेगा, डोनर जो है डोनर, वो ए को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, डोनर के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर देगा, और लोन पेयर डोनेशन की वजह से यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, और यहाँ पर पाई बॉन्ड बना। तो ये जो पाई बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग इसे कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है और ये बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, एक तरीके की सिनर्जिक इफेक्ट शो होती है। तो इसके क्राइटेरिया क्या है, एक डोनर होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर है, एक एक्सेप्टर है जो कि लुईस बेस है, और उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। ये वैकेंट ऑर्बिटल जो है वो कोई भी तरीके की हो सकती है, 2p 3d 4p, कई तरीके की हो सकती है। लुईस एसिड है तो ये तो क्या करेगा भाई, लुईस एसिड है और ये लुईस बेस है। अब ये ऐसे आएगा, दिस इज लुईस एसिड, एक्सेप्टर है ये। और ये जो है ये है डोनर। तो डोनर जो है वो कौन सा वाला होता है, लुईस बेस। अच्छा, यहाँ पे इसके पास क्या है, फील्ड ऑर्बिटल्स। जनरली ये कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन होता है, समटाइम्स क्लोरीन ब्रोमीन फास्फोरस सल्फर होता है। तो मैं इसे अच्छी तरीके से लिख कर बताता हूँ, आप यहाँ पर देखें। चलो, क्या क्या कंडीशन है आप बताना। पाई बॉन्डिंग, पाई पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसे ही हम कहेंगे बैक बॉन्डिंग। कौन सा वाला बॉन्ड बनाना है इसमें, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सबसे पहले तो कौन सी वाली सिस्टम, ऐसी सिस्टम जिसमें एक डोनर है एक एक्सेप्टर है और ऑलरेडी वो जुड़े हुए हैं। डोनर के पास क्या है, लोन पेयर, और एक्सेप्टर के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। ओके, ये डोनर के पास, डोनर जो है उसके पास क्या है, लोन पेयर, सो इट इज लुईस बेस। ये क्या कहलाएगा, इसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इट इज लुईस एसिड। इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल, और इसके पास जो है वो है फील्ड ऑर्बिटल। यहाँ पर कौन कौन से एटम है जो जनरली डोनेट करते हैं,
सेकेंड पीरियड के बारे में हम बात करें तो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। समटाइम्स पाई बॉन्ड कौन बनाते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फॉस्फोरस, सल्फर, ऐसे कुछ एलिमेंट्स। तो ऑल ओवर तो ये बात हो गई कि यहाँ पर तो वैकेंट ऑर्बिटल्स तो कोई भी चलती है, पर यहाँ पर ये जो है वो सेकंड वाले बहुत अच्छे हैं डोनेशन के लिए। और क्या हो जाएगा, ये जो डोनर है और ये एक्सेप्टर है, इसके पास लोन पेयर, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल। तो डोनर जो है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। किसको? ए को। और यहाँ पर ऐसे पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। इसे ही हम कहेंगे बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग, इससे बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है डी और ए के बीच में। या फिर आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, याद करो, डी डबल बॉन्ड ए के ऊपर माइनस, डी के ऊपर प्लस। ऐसे भी तो शो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, याद करो भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कैसे रहेगा? ये कार्बन है, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर। 2 4 6, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन ही है। तो फिर क्या होगा? अब क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करेगा। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड वो तो था ही। अब क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो यहाँ पर डोनेट होगा। सी ट्रिपल बॉन्ड ओ ऐसा बन गया। या फिर आप ऐसे लिख दीजिए, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस, कार्बन के ऊपर माइनस, दोनों के पास एक एक लोन पेयर। अब देखो, 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो इसे ही कहते हैं बैक बॉन्डिंग। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो सराउंडिंग एटम इसे देता है, या फिर ये जो है वो सराउंडिंग एटम को देता है। इसे ही हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। कौन से वाले हो सकते हैं? दो तरीके के हैं बैक बॉन्डिंग। पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो तरीके के बन सकते हैं। कौन से वाले बोलो? पी पाई बॉन्ड भी हो सकता है, और एक कौन सा वाला, पी पाई डी पाई। तो पाई बॉन्ड है वो दो तरीके के हैं, पी पाई डी पाई। डोनर कहाँ कौन सा ग्रुप में रहता है, और एक्सेप्टर कौन से वाले पीरियड का है, वो आपको देखना है। दोनों के पीरियड्स देख लीजिए, वो हो जाएगा। एन को आप क्वांटम नंबर को देखना है, पी पाई डी पाई। दोनों की तरीके की पॉसिबिलिटी है। एक के बाद एक हम देखने वाले हैं कौन कौन से है। पर ये हो गया बेसिकली बैक बॉन्डिंग। पाई कोऑर्डिनेट बनाना है आपको, सिग्मा कोऑर्डिनेट की बात नहीं है, पाई कोऑर्डिनेट की है। ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड तो इसके बीच में है ही, एक नया बॉन्ड बनेगा। जो नया बॉन्ड बनता है, इससे इन दोनों के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, इसीलिए इसीलिए ये सिनर्जिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर। चलो देखिए इसके एग्जांपल। डोनर एटम अलग अलग तरीके के हैं, उसकी बात कर लेते हैं। फ्लोरीन एस डोनर एटम, ऑक्सीजन एस डोनर एटम, कई सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो एक के बाद एक हम डिस्कशन करते हैं। ये सीओ का केस तो मैंने आपको बताया, कार्बन मोनोऑक्साइड का केस आपको मैंने बताया, ये डोनेशन कर रहा है, पाई बॉन्ड बना, ऐसे हो गया। सबसे पहले देखते हैं फ्लोरीन एज ए डोनर एटम। इसमें मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ पीएच 3 और पीएफ 3 के एंगल की। पीएच 3 और पीएफ 3 के एंगल की। आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल सीखा हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल के अकॉर्डिंग ये फॉस्फोरस और हाइड्रोजन, याद कर लेना, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या है? फॉस्फोरस और फ्लोरीन। अच्छा, हाइड्रोजन तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा होगी, और ज्यादा होने की वजह से यहाँ बॉन्ड एंगल ज्यादा मिलना चाहिए। मान लो कि यहाँ एक्स है। फ्लोरीन जो है उसका क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इसका तो कम होना चाहिए। ये मान लो कि ये y है, तो x ग्रेटर देन y कैसा होना चाहिए ना? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे खींच गई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए। एक्सपेक्टेड ये है कि पीएच 3 का ज्यादा, पीएफ 3 का कम होना चाहिए। बट जब भी कभी एक्सपेरिमेंट्स किया गया,
तो ये 93 और ये 97 मिला। मैंने अभी अभी आपको ये दोनों के बारे में बताया था, ये 97 मिला, ये 93 बताया। तो एक्चुअल ऑर्डर तो ऐसे मिला, PF3 से PF3 का ज्यादा। क्यों ऐसा हुआ? तो इसका रीजन है पाई बैक बॉन्डिंग। कैसे? देखो, ये फॉस्फरस है और ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन के पास तो क्या है, फ्लोरीन के पास ऐसे हम लिखते हैं, ये फॉस्फरस फ्लोरीन, इसके पास वैकेंट 3D है और इसके पास क्या है, लॉन पेयर। तो ये 2p ऑर्बिटल जो है फ्लोरीन की, वो यहाँ पे 3D के अंदर डोनेट होगी। बॉन्ड कौन सा बन जाएगा, p पाई d पाई। तो यहाँ पर एक बॉन्ड बना। भाई एक बार ये फ्लोरीन, एक बार में बीच में वाला फ्लोरीन और फिर ये फ्लोरीन, तीनों के तीनों थोड़ा थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग करेंगे। तो और एवरेज ऑल ओवर इसका स्ट्रक्चर ये मिलेगा आपको, देखो ये वाला। अब इन तीनों फ्लोरीन और फास्फोरस के बीच में कौन सा बॉन्ड है, पाई। और आपको तो मालूम है, पाई बॉन्ड रिपल्जन ज्यादा है। किससे? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से। और कम से कम रिपल्जन किसमें, सिग्मा सिग्मा। पाई पाई रिपल्जन ज्यादा है, तो यहाँ पर तो ये आ गया ना, पाई बॉन्ड रिपल्जन। इसीलिए इसका एंगल देखो 97 और इसका क्या हुआ, 93। और वैसे भी ये मॉलिक्यूल के अंदर तो हाइब्रिडाइजेशन होता है। मैंने आपको बताया था, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखना है, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन देखना है। तो आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो इन दोनों के अंदर ध्यान रखें, ऑर्डर बनाने के अंदर ध्यान रखें। PF3 का ज्यादा होगा, PS3 का कम होगा। बराबर है। दिस इज ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। तो ये बैक बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट है। दूसरा और देखें भाई, बी बॉन्ड एच बॉन्ड लेंथ है, D बॉन्ड BH, डिस्टेंस बिटवीन बोरॉन एंड हाइड्रोजन इन BH3 इट इज इक्वल टू BH4 माइनस। बट BF बॉन्ड का जो डिस्टेंस है वो BF3 में कम है और BF4 में ज्यादा है। क्यों? ये आपको समझाना है, वो आपको देखना है ऐसा क्यों है। तो इसे देखने के लिए सबसे पहले आप ऐसे देखो, ये BH3 है, ये BF4। हाइड्रोजन बोरॉन हाइड्रोजन, बोरॉन जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल रखता है, इसके पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन है। वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। और हाइड्रोजन में बैक बॉन्डिंग भी नहीं होता। हाइड्रोजन में तो कहाँ लोन पेयर है, नहीं है, तो इसके अंदर बैक बॉन्डिंग भी नहीं होगा। पर मान लो कि मैं फ्लोरीन की बात करूं, तो फ्लोरीन में अभी भी मैंने बताया लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट है। एक बार ये डबल बॉन्ड बनाएगा, एक बार ये, एक बार ये। तो यहाँ पर ऑल ओवर डबल बॉन्ड बन जाता है। और पाई बॉन्ड बनता है तो क्या है, बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड बॉन्ड लेंथ जो है वो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी। यहाँ बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, सभी के सभी सिग्मा बॉन्ड है। और यहाँ कितने बॉन्ड है देखो, 1.33। इसकी बॉन्ड ऑर्डर 1.33, इसका बॉन्ड कितना, एक। बॉन्ड पाई बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो BF3 की कम है, BF4 की ज्यादा है। तो आपको ये पूछा जाए तो आपको आंसर लिखना है क्या, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर बैक बॉन्ड, बैक बॉन्डिंग। बॉन्ड लेंथ ऑफ B बॉन्ड F इज शॉर्टर इन BF3 ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ये आपका आंसर रहेगा। बराबर है। तो BF3 के अंदर बैक बॉन्डिंग होता है। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए। सूरज डभोली, बताओ इसमें क्या आंसर आएगा। सूरज डभोली सेंटर। यस सर। इसके अंदर क्या आंसर आएगा इन BF3 मोलिक्यूल। बोलो। जामनगर हरिया।
जामनगर हरिया। ये ओके। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, कल जेडबली का पेपर था। आप पेपर देखना। आप पेपर देखना, वीएससीपीआर के ही क्वेश्चन है, वो शेप वाले। मैंने आपको जो भी प्रैक्टिस करवाई है ना, वही क्वेश्चन थे। आप जेडबली का एक पेपर एक बार अच्छी तरीके से देखना, केमिकल बॉन्डिंग के मैंने जो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाई थी वही क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। एक COF4 और एक CF4 के शेप कौन से वाले हैं, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, वही टाइप के क्वेश्चन है। तो एक बार देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में देख लीजिएगा। चलो, यहाँ पर आंसर आने वाला है ए। BF बॉन्ड हैज डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये तो हमने अभी अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। ये बोरोन और फ्लोरीन के बीच में तो डीलोकलाइज पाई बॉन्ड है, 1.33 का ऑर्डर। और पाई बैक बॉन्डिंग है, तो ये तो पाई बॉन्ड तो बनने ही वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द बोरोन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल। कौन सा वाला जो है वो प्रॉपर रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में हमें बताना है। अहमदाबाद सेंटर। अहमदाबाद सेंटर। आप बताओ। बोलो। ऑप्शन सी। नहीं, रॉन्ग है। ऑप्शन सी आपने रॉन्ग सिलेक्ट किया हुआ है। क्यों? देखो, कौन सा डोनर है कौन सा एक्सेप्टर है वो भी तो आपको देखना है। कौन सा डोनर कौन सा एक्सेप्टर, ये बोरॉन। फिर यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन। बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो फ्लोरीन जो है वो डोनेशन करेगा ना। और फ्लोरीन ने डोनेशन किया, तो बोरॉन के ऊपर आएगा माइनस। और जो फ्लोरीन है उसके ऊपर आ जाएगा प्लस। आपको ये लिखना था। या तो आप ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ या फिर ऐसे प्लस माइनस लिखो, बोरॉन के ऊपर माइनस आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 1। तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आप अच्छी तरीके से सोचो। ये क्वेश्चन वैसे बहुत इजी है, पर ये चार्ज जिसने रिप्रेजेंट किया है ऐसे, वो गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बी बॉन्ड एफ बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट, ऐसे पूछा गया है। पोरबंदर सेंटर। पोरबंदर सेंटर या फिर सब भूज सेंटर, बोलो। भी। डी, दिल्ली। ओके। भूज सेंटर। भूज। सर बी नहीं, अब बी बोले। बॉम्बे बॉम्बे। बॉम्बे। ओके, बॉम्बे। भूज सेंटर। तो मैं आंसर आपको भाई। बॉम्बे। बॉम्बे, ओके। आपको यहाँ पर ऐसा कहा गया हुआ है कि बी बॉन्ड एफ शॉर्टेस्ट होना चाहिए। शॉर्टेस्ट कब होता है? जब उसके अंदर पाई बॉन्ड बनता है तो। ये BF3 है, तो इसके अंदर तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये सभी लोन पेयर है, यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाएगी। और पाई बॉन्ड बनाने से यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया। बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1.33। यहाँ देखो BF4 माइनस, देखो। तो BF4 माइनस कब बनता है? देखो, ये 3 फ्लोरीन तो है ही। BF3 तो ये था, उसके अंदर एक फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया। अब ये कौन सा वाला हो गया? sp3। इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इसके अंदर पाई बॉन्ड नहीं बनता। नो बैक बॉन्डिंग। नो बैक बॉन्डिंग। यहाँ पर BF3 के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट तो की हुई है, पर किसने डोनेट की हुई है? NH3 ने। तो यहाँ पर ऐसे आएगा, NH3 ने अपनी लोन पेयर जो है वो बोरोन को डोनेट कर दी। कौन सा वाला हाइब्रिडाइजेशन? sp3। नो बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग नहीं होगा।
यहाँ पर बोरॉन जो है उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो किसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट की, NCH3 थ्राइस ने। तो इन सभी के अंदर बैक बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग नहीं है, इसके अंदर भी बैक बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग नहीं है। बैक बॉन्डिंग जो है इस एक मोलेक्यूल के अंदर ही पॉसिबल है। इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मोलेक्यूल एंड सेटिस्फाइड बाय बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग की होने की वजह से यहाँ पर पाई बॉन्ड प्रोड्यूस होगा, और पाई बॉन्ड बनने से बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाती है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाने से ये जो है न्यूक्लियस ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। ओवरलैपिंग तो हो हुआ ना, ओवरलैपिंग बढ़ा, पाई बॉन्ड बनने से ओवरलैपिंग बढ़ गया, तो इसलिए ये बॉन्ड थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा BF3। तो आपको ये देखना है, इसके अंदर भूल नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही एग्जाम आते हैं क्वेश्चन में, बराबर है, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जामिनेशन में। आप केमिकल बॉन्डिंग का देखना पोर्शन JEE में, अभी तो राउंड चल रहे हैं, तो सभी पेपर का एनालिसिस में आपको करवाऊंगा ये चैप्टर खत्म होने के बाद। दूसरा है ऑक्सीजन एज ए डोनर एटम। ऑक्सीजन भी डोनेशन कर सकता है, उसके पास भी तो लोन है, लोन पेयर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रूल के ऊपर देखो, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, सेंट्रल एटम सेम। तो हमने ऐसा देखा था, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब भी बढ़े तो बॉन्ड एंगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 4। क्लोरीन की क्या है, 3। और हाइड्रोजन जो है, इसका ऑर्डर कौन सा वाला बनना चाहिए, ऐसे कुछ ऑर्डर बनना चाहिए ऐसे। ये एक्सपेक्टेड में भी थोड़ा सा मिस्टेक है, ऐसे मैं लिख देता हूँ। सबसे कम किसका, F2O, 4। अच्छा, इससे ज्यादा किसका हो गया, बोलो। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर ही है Cl2O। यहाँ पर कितना, 3। और इससे भी ज्यादा किसका, इसकी तो 2.1 ना। हमें तो देखनी है साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। करेक्ट है, करेक्ट है। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2.1। जब भी साइड इलेक्ट्रोनेगेटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। तो F2O का सबसे कम, फिर क्लोरीन HCl2O, क्लोरीन ऑक्साइड का, फिर H2O का। एक्सपेरिमेंट जब हमने किया तो हमें मालूम पड़ा कि इसका जो ऑर्डर है, इसका Cl2O का, वो 111 डिग्री जितना है, मान लो। ये तो 104.5 और ये 103। तो हमें ऑर्डर क्या मिला, ऑर्डर ऐसे मिला, देखो। F2O से ज्यादा H2O का, और H2O से भी ज्यादा Cl2O का। तो Cl2O का क्यों ज्यादा हो गया, होना चाहिए नहीं था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल का वायोलेशन है, ये होना चाहिए नहीं था पर हो गया। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्लोरीन, ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर है, और यहाँ पर कौन सी ऑर्बिटल है, 3D। तो ये यहाँ पर डोनेट करेगा, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। डबल बॉन्ड बन गया, देखो। एक यहाँ पर डबल बॉन्ड, एक बार इधर पे डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड बनने की वजह से यहाँ रिपल्शन कौन सा वाला आया, पाई पाई रिपल्शन। और पाई बॉन्ड रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो गया। तो इसका ये करेक्ट ऑर्डर आएगा। आंसर आपका ये रहेगा, ये वाला नहीं। तो बैक बॉन्डिंग आपको अच्छी तरीके से सीखना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। F2O से ज्यादा H2O के, और Cl2 का तो उससे भी ज्यादा, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ओके, नेक्स्ट। Okay, why SiR3SiOH is more acidic than alcohol? यहाँ पर आपको सिलाइल अल्कोहल दिया गया हुआ है, और ये नॉर्मल अल्कोहल है। एसिडिक कैरेक्टर की बारे में बात की तो यहाँ पर ये OH बॉन्ड ये ब्रेक करना है, यहाँ पर से ये ब्रेक करना है। दोनों में बॉन्ड कौन से ब्रेक हो रहे हैं, OH। देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, H प्लस रिलीज हो गया। यहाँ भी ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, H प्लस रिलीज हो गया। पर अब H प्लस निकल जाने के बाद में जो बचता है उसे क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बोलते हैं, कॉन्जुगेट। ये एसिड है तो ये कॉन्जुगेट बेस। ये जितना स्टेबल उतना H प्लस सोल्यूशन में ज्यादा मिलेगा।
तो इन दोनों की कंपैरिजन करो। यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं है पर यहाँ पर तो होगी। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, एक नया स्ट्रक्चर बना, और नया स्ट्रक्चर बनने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई और इसका कॉन्जुगेट स्टेबल हुआ, तो ये H प्लस सॉल्यूशन में ज्यादा डिसोशिएट होगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा। ये भी पूछा गया, जेडबली में पूछा गया हुआ क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने कई सिलेक्टेड क्वेश्चन ही इसमें डाले हुए हैं अभी। दोनों के अंदर बॉन्ड तो कौन सा वाला ब्रेक हो रहा है, ओ एच ओ एच, फिर भी एसिडिक स्ट्रेंथ अलग अलग है। देखो दोनों में बॉन्ड एक ही ब्रेक हो रहा है, ओ एच और ओ एच, बॉन्ड एनर्जी के दोनों के अंदर सेम ही है, फिर भी ये ज्यादा एसिडिक हो गया। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट है वो बहुत स्टेबल हो गया ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। इसके पास डी ऑर्बिटल वैकेंट थी, बैक बॉन्ड हो गया, स्टेबिलाईज हो गया, इससे H प्लस सॉल्यूशन में ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा डिसोशिएट हो पाएगा। और ये डिसोशिएट नहीं हो पाएगा इतना, इसके अंदर डिसोशिएशन देखने को मिलेगा नहीं। बराबर है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन एज ए डोनर एटम, ट्राइसिलाइल अमाइन। ट्राइसिलाइल अमाइन दैट मीन्स ये है NSiH3 thrice is a planar molecule and does not act as a Lewis base, while trimethyl amine is pyramidal and act as a Lewis base. Explain। देखो यहाँ पर सिलिकॉन आ गया, इसका भी तो स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए था, ये नाइट्रोजन, फिर यहाँ पर SiH3 और SiH3, ये लॉन पेयर, पर इसके अंदर 3D है, तो ये लॉन पेयर इसे डोनेट कर देगा, एक बारी से एक बारी से। बहुत ज्यादा डोनेशन होने की वजह से इसके ऊपर से लॉन पेयर नहीं रहती, ये लॉन पेयर तीनों के ऊपर स्प्रेड हो जाती है। और लॉन पेयर स्प्रेड हो जाने की वजह से यहाँ पर लॉन पेयर इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर लॉन पेयर इज इक्वल टू 1। लॉन पेयर 0 है तो फिर ये हम बोल सकते हैं कि ये लुईस बेस नहीं है, नॉट अ लुईस बेस, और ये लुईस बेस है, ये पिरामिडल हो जाएगा, ये प्लेनर। अच्छा लॉन पेयर नहीं है तो फिर आपको क्या देखना है, सिग्मा प्लस लॉन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने, एक दो तीन, लॉन पेयर तो नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहाँ देखो सिग्मा प्लस लॉन पेयर, सिग्मा बॉन्ड तीन, एक लॉन पेयर इज इक्वल टू 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसके अंदर लोकलाइज लॉन पेयर थे, इसके अंदर डी लोकलाइज लॉन पेयर है, या फिर ऐसे ही बोल दो कि लॉन पेयर नहीं है, नो लॉन पेयर। लॉन पेयर इसके अंदर है ही नहीं ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग नहीं है, इसका एंगल 120 डिग्री, इसका 107 डिग्री। तो ये हो गया नाइट्रोजन एज ए डोनर एटम। देखो भाई, ट्राई सिलाइल अमाइन, इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी। ट्राई सिलाइल अमाइन, वलसाड सेंटर, वलसाड GCI। आंसर बताओ। ट्राई सिलाइल अमाइन, इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी प्लेनर। क्यों प्लेनर ज्योमेट्री हो जाती है इसकी, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग की वजह से ये नाइट्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है SiH3। यहाँ पर एक लोन पेयर होनी चाहिए थी। बॉन्ड आप काउंट करो, 2 4 6, ऑक्टेट कंप्लीट होने पर यहाँ पर लोन पेयर मिलनी चाहिए थी, पर ये लोन पेयर सभी के बीच में स्प्रेड आउट हो गई ऐसे। अब तो ये मोलेक्यूल आप देखो, ये मोलेक्यूल जो है वो पूरा का पूरा प्लेनर है, और लोन पेयर इसके ऊपर नहीं है, तो ये लुईस बेस भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये मैंने कंपेयर करके देख दिखा दिया। वैसे तो ये पी ब्लॉक में आता है, आपको पी ब्लॉक सीखना होगा जेडब्ल्यू वालों के लिए, नीट वालों के लिए बहुत काम का नहीं है पी ब्लॉक। ओके नेक्स्ट, दूसरा देखते हैं। सिलाइल आइसोसाइनेट इज लिनियर बट मिथाइल आइसोसाइनेट इज बेंट। एक्सप्लेन। तो ये आइसोसाइनेट दैट मींस NCO। NCO को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनेट। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। फिर इसके अंदर क्या है भाई, चेंज क्या है इसके अंदर, यहाँ पर सिलिकॉन है, यहाँ पर कार्बन।
सिलिकॉन है तो क्या हो जाएगा, सिलिकॉन है तो ये जो नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ये क्या करेगा, अपनी लोन पेयर यहाँ पर डोनेट कर देगा। अब यहाँ पर पाई बॉन्ड देखो दो, सिग्मा बॉन्ड कितने, दो, लोन पेयर तो नहीं है, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड दो, लोन पेयर जीरो, इज इक्वल टू टू। क्या हो गया ये, एसपी। और एसपी हो जाने पर क्या, कौन सा वाला, लीनियर। यहाँ देखो तो कार्बन है, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ये लोन पेयर। ये लोन पेयर डोनेशन नहीं होगी, लोन पेयर यहाँ पर डोनेट होने वाली नहीं है, नो बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग नहीं होने पर यहाँ पर देखो, सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर नाइट्रोजन के, बताओ, एक दो, बराबर है, लोन पेयर कितनी है, एक तीन, तो इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या मिला, sp2। और sp2 है तो यहाँ पर तो एक्चुअली ऐसे होगा, देखो, ये लोन पेयर, ये एक CH3 डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड O, ये 120 वाला एंगल, यहाँ रिपल्जन होने की वजह से थोड़ा कम होगा, पर ये 120 मान लो आप। तो 120 है तो ये बैंड स्ट्रक्चर हो गया। और ये कौन सा वाला है, लीनियर, sp हाइब्रिडाइजेशन देखो। तो ये बहुत लॉजिकल तरीके के क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर, जब भी कभी टफ बनाना हो तो बैक बॉन्डिंग में से क्वेश्चन आते हैं। चलो नेक्स्ट, फिर एक मोलेक्यूल के बारे में बात करते हैं, उस मोलेक्यूल का नाम है बोराजिन। इसे हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन, क्या है फॉर्मूला इसका, B3N3H6। B3N3H6 बेंजीन इसे कहते हैं। आपको बोराजिन बनाना है, एक BH, यहाँ पर NH, NH, फिर यहाँ पर BH, BH, और बीच के अंदर NH। बोरॉन के पास क्या है, बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है इसका। नाइट्रोजनों के पास क्या है, लॉन पेयर, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर, साइक्लिक अरेंजमेंट है, ये लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा, ये लोन पेयर यहाँ पर, ये लोन पेयर यहाँ पर। बेंजीन जैसे बॉन्ड्स आ गए देखो, बेंजीन जैसे बॉन्ड हो गए, तो ये नेचर वाइज एरोमेटिक हो जाता है, बहुत स्टेबल हो जाता है, कोई भी तरीके की अब रिएक्शन नहीं करता है। इसे क्या बोलते हैं, बोराजिन, इनऑर्गेनिक बेंजीन देखो, बेंजीन के जैसे दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, आप इसे भी एरोमेटिक मान सकते हैं, इसे कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये भी बहुत स्टेबल होता है, लिखो भी इसे, इनऑर्गेनिक बेंजीन को नोट डाउन करो। नेक्स्ट, in BF3 the B bond F bond length is 1.30 angstrom. When BF3 is allowed to be treated with, बोलो, वो पीछे वाला ड्रॉ करना बाकी था। डन। okay. In BF3 B bond F bond length is 1.30 angstrom. When BF3 is allowed to be treated with Me3N it forms an adduct, ये आपको adduct दिया हुआ है, the bond length of B bond F in the adduct is, चलो इसका आंसर बताओ, मोडासा सेंटर, मोडासा सेंटर और बरोडा वैली। सोचो क्वेश्चन अच्छी तरीके से सोच लो।
सर ऑप्शन वन। ऑप्शन वन। हाँ। ओके, देखो, ये मैंने आपको बताया हुआ था। BF3 जब भी कभी आपको दिखे, देयर इज बैक बॉन्डिंग बिटवीन फ्लोरीन एंड बोरॉन। तो यहाँ पर तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1.33। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बोरोन के साथ तीन तो फ्लोरीन है और एक क्या ज्वाइन करना है हमें, एन एन एमिथाइल्स। एमिथाइल्स मींस मिथाइल तीन है, और ये एक लोन पेयर यहाँ पर डोनेट होगा। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड हो गए 4। 4 सिग्मा बॉन्ड होने पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या देखने को मिलता है, sp2। यहाँ पर परसेंटेज कैरेक्टर कितने हैं, 33.33। यहाँ पर कितने हो गए, 25। याद करो भाई, ऐसा हमने देखा था, sp3 है, sp2 है और sp है। याद आया कुछ, sp3, sp2, sp। तो sp2 में तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, sp3 में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो BF3 के अंदर 1.33 एंगस्ट्रॉम है, तो इसके अंदर ज्यादा होनी चाहिए। ये जो बॉन्ड लेंथ है इसके अंदर ज्यादा, ग्रेटर देन 1.30 एंगस्ट्रॉम, ये आंसर आएगा। ओके, तो ये बैक बॉन्डिंग से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। चलो नेक्स्ट, कार्बन एज ए डोनर एटम, वाई क्लोरोफॉर्म इज मोर एसिडिक देन फ्लोरोफॉर्म। CH Cl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म और इसे बोलते हैं फ्लोरोफॉर्म। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की है, तो ये CH Cl3 में से एक H प्लस आपको निकाल देना है, हमें मिलेगा CCl3 माइनस, और इधर पे H प्लस। ये कॉन्जुगेट बेस हो गया, CHF3। CHF3 में यहाँ पर क्या आएगा, CF3 माइनस कॉन्जुगेट बेस, और यहाँ पर H प्लस। तो इन दोनों में से जो भी कॉन्जुगेट ज्यादा स्टेबल बनेगा वो ज्यादा एसिडिक रहेगा। तो आपको कंपेयर करना है CF3 वर्सेस CCl3 माइनस। CF3 की कंपैरिजन CCl3 से माइनस, ओके, उसके साथ कंपेयर करो। तो इन दोनों को आपको कंपेयर करना है, तो ये ज्यादा स्टेबल निकलेगा, ये कम स्टेबल निकलेगा। ऐसा क्यों, ये कार्बन और यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन के पास तो क्या है, 3D ऑर्बिटल। तो 3D ऑर्बिटल होने की वजह से यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होगा, और बैक बॉन्डिंग होने की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है वो सभी जगह डीलोकलाइज हो जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। कार्बन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज नहीं रहता, ये कार्बन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज सभी एटम्स के ऊपर स्प्रेड हो जाता है। તમે એકલા વજન ઉપાડો 100 કિલો અને બીજા તમારી સાથે 5 જણ હોય એ 100 કિલો વજન ઉપાડે, तो स्टेबिलिटी वधी जाए ना। तो CCl3 माइनस जो है वो स्टेबल हो जाता है, और CF3 में ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन के पास D ऑर्बिटल नहीं है, फ्लोरीन के पास 2D ऑर्बिटल एब्सेंट है, और एब्सेंट होने की वजह से ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। तो ये ज्यादा एसिडिक हो गया, ये कम एसिडिक होता है। बराबर है, आपको आई बात समझ में, क्या लॉजिक है इसका। चलो, एक क्वेश्चन आपके लिए, आप सॉल्व करके बताओ भाई। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ। किसकी कंपैरिजन करनी है, BF3 की, BCl3 की, BBr3 की, BI3 की। नीट और JEE दोनों में पूछा गया क्वेश्चन। कंपेयर लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ BF3, BCl3, BBr3, BI3। मैं किसी को भी पूछने वाला हूँ, आप ऑर्डर बनाए, कौन सा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, कौन सा वीक लुईस एसिड, अपनी तरीके से ऑर्डर बनाए, बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बरोड़ा भैली, आंसर बताओ, बरोड़ा भैली।
ऑर्डर बोलो। लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ BF3, BCl3, BBr3, BI3, बरोड़ा वैली सेंटर। तो पहले BI3, फिर BBr3, फिर BCl3 और फिर BF3। क्यों ऐसा, कैसे, किस लिए? सर क्योंकि बेसिक, जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे आते हैं वैसे बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, तो उसका वाइस वर्सा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं। नहीं, ये तो रीजन ये नहीं है। रीजन ये नहीं है, आपका आंसर बराबर है पर रीजन ये नहीं है। ये जो है वो फिट नहीं होता है उसके साथ। चलो कोई और सेंटर, सूरत पालनपुर बताओ। सूरत पालनपुर। बोलो भाई, सूरत पालनपुर सेंटर। सर उसमें वैकेंट ऑर्बिटल रहती है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए लुईस ऐसे लिखा। हम्म, सुरेंद्र नगर सेंटर। सुरेंद्र नगर सेंटर। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, नीट और जेडब्ल्यू में आ चुका है, फिर भी आ सकता है। चलो अब आप यहाँ ध्यान दो सभी। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। सभी के अंदर बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल रहेगी। और ये बोरोन के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो कौन सी वाली है साहब? 2p। इन सभी के अंदर बोरोन के पास 2p ऑर्बिटल वैकेंट है। अब देखना, जो मैं बताता हूँ वो, बोरोन के पास 2p है। फ्लोरीन जो है उसके पास भी तो 2p होगी। फ्लोरीन के पास भी तो कौन सी वाली है? 2p। तो यहाँ पर जो बैक बॉन्डिंग बनेगा वो 2p और 2p का बनेगा। एग्जैक्ट परफेक्ट ओवरलैपिंग होगा। 100% जो है वो ओवरलैप हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो पूरी तरीके से फुलफिल हो जाती है। क्लोरीन के अंदर क्या है? सब क्लोरीन के अंदर 3p है, और 3p थोड़ी सी बड़ी होती है। ये है 3p। कौन सी वाली है? 3p। और ये जो ओवरलैपिंग है वो कम हो गया, देखो। अच्छा, ब्रोमीन के अंदर क्या हो गया बोलो? ब्रोमीन के अंदर तो इससे भी बड़ा, दैट इज 4p। देखो, ये ओवरलैप नहीं हो पाता और ओवरलैपिंग कम हो जाता है। यहाँ पर ये जो बोरोन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि 2p ओवरलैपिंग, 2p 3p, 2p 4p। तो यहाँ पर सबसे अच्छा वाला बैक बॉन्डिंग BF3 में है, 2p वाला। यहाँ पर कौन सा है? 2p 3p। BR में अंदर, इसके अंदर 2p 4p। और यहाँ पर कौन सा वाला? 2p 5p। ये 2p 5p तो ओवरलैप लिटरली होता ही नहीं है। ये ओवरलैपिंग ही नहीं होता है, और ओवरलैपिंग ना होने की वजह से ये जो बोरॉन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रह जाता है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाने की वजह से ये क्या करेगा? किसी और से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मान लो कि भाई यहाँ पर कोई एक कंपोनेंट है, से इट इज न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करेगा? इससे अपने पूरे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। बोरॉन इतना नहीं खींच पाता। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो फ्लोरीन से ही सेटिस्फाई हो जाती है। बराबर है। और इसे तो किसी से दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो हम ये बोल सकते हैं
यहाँ पर जो बोरॉन है उसका ऑक्टेट बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हुआ है। जैसे जैसे आप ऐसे डाउन द ग्रुप जाएंगे वो ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ। तो सबसे अच्छा लुईस एसिड कौन सा वाला है? Bi3। You have to focus on electron deficiency of boron center, which is not satisfied by back bonding। तो इसलिए वो किसी और के साथ रिएक्शन कर पाएगा और किसी और से इलेक्ट्रॉन लेने का मीनिंग क्या होगा? वो लुईस एसिड बन जाएगा। तो आपको ये ऐसे देखना था। क्लियर है? अच्छा, ऐसा मैं एक और भी बोल सकता हूँ। ऐसा एक और में हो जाता है। किस में ऐसा होगा बोलो? यहाँ पर एक काम कर दे, मैं यहाँ पर क्या ले लाता हूँ? बेरिलियम। चलो भाई, BeF2 है, फिर BeCl2 है, Br2 है, BeI2 है। लुईस एसिड कौन सा वाला अच्छा होगा? BeI2। BeI2 अच्छा वाला होगा। ओवरलैपिंग की वजह से आंसर बदल गया। तो आपको देखना है, और मैंने बताया भी था 2p2p बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, 2p3p कम, 2p4p से भी कम। बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी तो देखो, 2p5p। ओवरलैपिंग नहीं होता है। ये हमने किया हुआ था, तो ये आपको अप्लाई करना था। तो आज हमने बैक बॉन्डिंग के बारे में सब बात की है। बैक बॉन्डिंग अब यहाँ पे खत्म हो गया। VACPR भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये VACPR वाला सभी पॉइंट जो है वो पूरा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की थियरी के बारे में बात करेंगे। अब हमें सीखना है मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और फजन। तीन ही अब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायपोल मोमेंट करने वाले हैं। तो थोड़ा फिजिक्स वाला पोर्शन जो है वो हम सीखेंगे। फिजिक्स में आता है ज्यादा तो डायपोल मोमेंट, पर केमिस्ट्री के अंदर भी यूज होता है। मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री अलग अलग हो तो डायपोल मोमेंट कैसे कैसे वेरी करती है उसकी बारे में बात करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डायपोल मोमेंट। इतना रखते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ओके, थैंक यू।